अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस के चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस पीपीटी से हम पढ़ेंगे, ये मनीष ब्लॉग डॉट spot.com के नाम से आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, सो यू कैन सर्च फॉर इट। बाकी दिस वुड हेल्प यू अ लॉट क्योंकि इट लिटरली कवर्स ईच एंड एवरी पॉइंट, और जो आपको याद करना है आई एम गोइंग टू टेल यू साइड बाय साइड। और अगर आप इस पीपीटी से पढ़ लेंगे या इस वीडियो से पढ़ लेंगे सो दैट वुड बी इनफ। अब पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो हमने अभी तक इस 12th से पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने ये जाना था कि 1947 तक हमें आज़ादी कैसे कैसे मिली, राइट। पर हमने कभी ये नहीं जाना या हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी मिलने के बाद 1947 में हुआ क्या। सो टुडे वी विल गेट टू नो अबाउट दैट 15 अगस्त 1947 के बाद से हुआ क्या, एवरीथिंग वी विल गेट टू नो। तो पहले कुछ सालों में जब इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे इंडिया को, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा दुखी करने वाली चैलेंज आया था उनके पास, वो था कि कैसे इंडिया को जोड़ कर रखे, कि उसकी मतलब क्या हो रहा था, ऐसा बिखर क्यों रहा था इंडिया बार बारी, हो क्या रहा था ऐसा, कहाँ से, क्या इंडिया को ही जोड़ने की बात चल रही है या पाकिस्तान इंडिया, किस चीज़ की बात चल रही है, तो हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि 3 बड़े चैलेंज कौन से फेस करने पड़े इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद, जो कि ऑफ कोर्स बाद में नेगोशिएट कर लिए थे, क्योंकि आज के टाइम पे आप उन चैलेंजेस को नहीं फेस करते हैं, राइट। लेकिन उस टाइम पे क्या 3 चैलेंजेस फेस करें। फ्रीडम केम विद पार्टीशन, यानी आज़ादी तो मिल गई, अब इतने लंबे सालों से लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, आखिरकार उन्हें आज़ादी तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ। कैसे, वो आगे जानते हैं, ठीक है। वायलेंस कैसे, मतलब इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ जैसा कि आप जानते हैं, राइट। तो ऐसे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जैसे आप अपनी कंट्री में, जैसे इंडिया में रहते हो, तो एकदम से आपको यहाँ से छोड़ के जाना पड़े, अपनी जगह छोड़ के जाना पड़े, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। और जो है सेक्युलर इंडिया जो है वो खतरे में आ रहा था, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट्स, अब प्रिंसली स्टेट्स कौन से हैं? वो स्टेट्स जिनको ब्रिटिशर्स के टाइम पे फिर भी कुछ रूलर्स ब्रिटिशर्स के अंडर ही रूल करते थे, जैसे कि कुछ प्रिंस होते थे, वो ब्रिटिशर्स की सरकार तो चलेगी, लेकिन उन्हीं के जैसे हाँ में हाँ मिला के वो थोड़ा राज कर सकते हैं कुछ स्टेटों पे, ठीक है। तो उनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होती थी। उन्होंने इंडिया की इवन आज़ादी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया था, तो एट दी एंड वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया के साथ रहें, उन प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया था इंडिया के साथ रहने के लिए। तो हम जानेंगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि इंडिया कैसे जोड़ा फिर उन स्टेट्स को, कैसे इंडिया पाकिस्तान के डिवीज़न के टाइम में क्या हुआ था, ठीक है। और द इंटरनल बाउंड्रीज़, यानी कि जो है लोगों को वापस से तरह तरह के जो लोग थे, यानी इंडिया भी फिर और ज़्यादा स्टेट्स में बंटने लग गया, जैसे कि काफ़ी सारी स्टेट्स कितनी बाद में बनी है, राइट। तो वो स्टेट्स भी बनने लग गई, तो वो भी प्रॉब्लम आ गई कि लोग अपनी सेपरेट स्टेट बनने की डिमांड करने लग गए। अब आते हैं पहले टॉपिक पे, वो तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, नेशन एंड नेशन बिल्डिंग। अब आधी रात को, यानी 14 तारीख के 14 अगस्त की आधी रात को जो है एट 12 o'clock 1974 में इंडिया को आज़ादी मिल गई। 74, इसमें थोड़ा टाइपो एरर है, 1947 होगा है, मतलब ये, ठीक है। इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ादी मिली, और जवाहरलाल नेहरू इंडिया के आज़ाद इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है। और फिर उन्होंने आधी रात को जो है अपनी फेमस स्पीच भी दी, जिसका नाम दिया गया था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। इस स्पीच का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आ सकता है आपके पेपर में। तो ये स्पीच का नाम है, और ये उन्होंने आधी रात को दी थी 14 तारीख के।
ठीक है। इंडिया के उस टाइम पे 2 गोल्स थे उस जब से आज़ादी मिली, ठीक है। पहला था कि हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कोई मोनार्की वगैरह भी नहीं, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तब तक तो मोनार्की चलती थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद मोनार्की हटा दी गई थी क्योंकि ब्रिटिश सरकार आ गई थी। तो उसके बाद उनका गोल यही था कि हम मोनार्की या कुछ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाएंगे। और दूसरा गोल था कि जो गवर्नमेंट है वो सबके भले के लिए काम करेगी, वो लोगों के लिए होगी, अपने हित के लिए नहीं, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, 3 चैलेंजेस क्या थे, ठीक है। ये 2 गोल भी एक बारी आप याद कर लेना। एक्चुअली ये बहुत इजी गोल है, नॉट समथिंग सो टफ। सो अब आते हैं 3 चैलेंजेस जो इंडिया ने फेस करे। पहला चैलेंज था कि तरह तरह के लैंग्वेज, तरह तरह के कल्चर, तरह तरह के रिलीजन है हमारी कंट्री में, है ना। तो वो अपनी अलग अलग जो है अपना अलग होना चाहते थे, या तो एक अलग स्टेट बना दो उन्हें या फिर एक अलग नेशन ही बना दो। वो ऐसी टाइप की डिमांड्स करने लग गए थे, है ना। तो इसकी वजह से ये चैलेंज था कि एक हम ऐसा देश बनाएंगे जिसको पूरा यूनाइट करके रखना है, चाहे कितने ही रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज हो, कितनी ही वैरायटी के लोग हो, लेकिन सबको एकजुट के करके रखना सबसे पहला चैलेंज था। सेकंड चैलेंज था डेमोक्रेसी एडॉप्ट करना, क्योंकि इससे पहले तो हम इंडिया ने मोनार्की देखी थी, है ना। मोनार्की देखी थी, फिर ब्रिटिश सरकार के नीचे उन्होंने गुलामी करी, है ना। तो उन्होंने डेमोक्रेसी जैसी चीज़ देखी ही नहीं थी, इसलिए डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना एक थोड़ा सा टफ चैलेंज था, पहली बार जब किसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तीसरा चैलेंज था कि जो अपनी सरकार है वो सबके डेवलपमेंट, यानी इंडिया को डेवलप करने के लिए, इंडिया को जैसे बाकी देश हैं उन्हीं की तरह अच्छा सा बनाने के लिए, और अपनी एंटायर जितनी भी पूरी सोसाइटी के लिए उनका भला हो सके, उनकी सेहत अच्छी रहे, इस चीज़ के लिए, ठीक है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिर उसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी कि सब एक हैं और सबकी राइट्स को प्रोटेक्ट करें, ऐसी सारी चीज़ें मेंशन करी गई। अगली चीज़ पे आते हैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। आप जानते हैं इस पार्टीशन के दौरान क्या क्या हुआ था, ठीक है। और अब आधी रात को 14 to 15 अगस्त इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आधी रात में ऐसे पार्टीशन हुआ था। नॉट 1 लेकिन 2 स्टेट्स, अब आज़ादी तो मिली, आज़ादी तो सिर्फ एक देश को मिली थी ना, पूरे भारत को मिली थी, लेकिन भारत को आज़ादी नहीं, 2 नेशंस को आज़ादी मिल गई एकदम से। क्यों? क्योंकि एक नहीं, सडनली 2 नेशन सामने आ गए, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। और ये जो पार्टीशन है ना, इसमें ब्रिटिशर्स का काफ़ी बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जाने से भी पहले उन्होंने जो है बंटवारा इंडिया को तोड़कर जाने वाले थे वो, इसीलिए जाने से पहले भी उन्होंने फ्रीडम तो दी, लेकिन उन्होंने सेपरेट स्टेट फॉर्म करने का बोल दिया। और जो रिलीजियस टकरार तो पहले से ही थी इंडिया में, तो ब्रिटिशर्स ने मौके का फ़ायदा उठाने के लिए ऐसा डिसीजन लिया गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द 2 नेशन थ्योरी मेड बाय द मुस्लिम लीग, इंडिया कंसिस्टेड। अब ये जो लोगों का माइंडसेट था इस चीज़ को कि 2 देश बना दो, एक जगह मुसलमान रहेंगे, एक जगह हिंदू रहेंगे, तो ये जो इस थ्योरी को बोलते हैं 2 नेशन थ्योरी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो ये 2 नेशन थ्योरी में 2 तरीके के लोग थे, एक हिंदू और एक मुसलमान, ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान की डिमांड हुई, मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश बनाया गया। कांग्रेस जो थी वो इस थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ थी, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशन पे, यानी पार्टीशन हुआ तो हुआ कैसे। ये डिक्लेयर कर दिया कि अब 2 कंट्री बनेगी, और रिलीजन यूँ देखेंगे कि रिलीजियस मेजॉरिटी कहाँ पर है, कि मुस्लिम्स अधिकतर पूरे भारत में कहाँ पर है, वो जहाँ पर भी हैं उसको हम जो है पाकिस्तान एक नया देश घोषित कर देंगे। तो इसीलिए देखा गया कि मुस्लिम कहाँ पे है मेजॉरिटी में, और जो बाकी सब थे वो उन्हें इंडिया के साथ ही रहना पड़ेगा, मतलब मुस्लिम्स को नहीं, बाकी हिंदू तो बढ़ जाएंगे
और जो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हैं उनकी एक नया देश बना देंगे, और बाकी सबको ऑफ कोर्स इंडिया छोड़ के अब जाना पड़ेगा, और जो पाकिस्तान में हिंदूज़ हैं उनको इंडिया आना पड़ेगा वापस। अब देयर वर 2 एरियाज़, एक था वेस्ट में और एक था ईस्ट में। ये नोट किया गया कि पाकिस्तान जो हम आज जानते हैं वो सिर्फ एक ही नहीं था, वेस्ट में नहीं था, ईस्ट में भी एक पाकिस्तान बनाया गया था उस टाइम पे, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर भी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स थे, इसलिए डिवीज़न तो कर दिया ये दोनों, लेकिन जो है पाकिस्तान एक मतलब डेफिनेट शेप में नहीं था कि आधा पाकिस्तान इंडिया के इस तरफ वेस्ट साइड, आधा पाकिस्तान इंडिया के ईस्ट साइड। लेकिन ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेजॉरिटी जहाँ पे थी उसी को ही देश जो है पाकिस्तान का घोषित करना पड़ेगा। इसलिए ये कोई तरीका तो नहीं था कि इन दोनों पार्ट्स को मिला सकें, इसलिए ऐसे ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया। अब खान अब्दुल ज़फ़र खां, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, वो भी इस थ्योरी के ख़िलाफ़ थे। अब गांधी जी भी ख़िलाफ़ थे और इनके जो फ्रंटियर गांधी थे, जिनके नाम से जानते हैं खान अब्दुल ज़फ़र खान, वो भी इसके अगेंस्ट थे। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मुस्लिम की जो मेजॉरिटी थी वो ये था कि बेसिकली वहाँ तो मुस्लिम थे ही थे, लेकिन बाकी जो मुस्लिम्स इंडिया में बच गए उनके लिए एकदम से ये एक चैलेंज के तौर पर आ गया। The other problem was that 2 of the Muslim majority provinces of British India had very large areas where the non-Muslims were in majority. पंजाब और बंगाल में क्या प्रॉब्लम आ गई कि हमारे जो हिंदूज़ हैं, ठीक है, वो भी जो है नॉन मुस्लिम्स हिंदू ही कह रहे हैं एक तरीके से, तो मतलब बाकी भी थोड़े रिलीजन थे बट बेसिकली हिंदू, तो वो लोग भी थे। इसीलिए ये प्रॉब्लम आ गई कि पंजाब और बंगाल के कुछ हिस्से को ये बना तो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कई सारे लार्ज बड़े बड़े एरियाज़ थे जहाँ पर हिंदूज़ भी मौजूद थे, इसीलिए इनको जो है बंटवारा गया। फिर उस दिन उस रात को एकदम से बंटवारा गया, कोई टाइम नहीं दिया गया, और कई सारे इतने सारे लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में है। जैसे बॉर्डर तो ऐसे कुछ खींच नहीं रखी थी लाइन की इसके आर पार ये है, नहीं, उस टाइम पे नहीं था ना, एकदम से यूँ था कि बस छोड़ के भागो, है ना। और लोगों को इतना होश नहीं था, आधी रात में लोगों को कैसे पता कि ये इस धरती पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये इंडिया बोला जाता है या पाकिस्तान बोला जाता है। तो पार्टीशन जो है ये बिगेस्ट ट्रेजेडी बन गई पार्टीशन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हाईलाइट वर्ड है ये, ठीक है, इसको मेंशन करना है। दूसरी प्रॉब्लम हो गई माइनॉरिटीज़ की, कि इतने सारे हिंदूज़ और सिख्स को पाकिस्तान से इधर आना पड़ा और मुस्लिमों को उधर जाना पड़ा, और वो फंसे हुए फील कर रहे थे। जिन्होंने गदर मूवी भी देखी होगी वो दे कैन इमेजिन द सिनेरियो, राइट। इवन अभी इस पिक में भी आप देख सकते हो कितने सारे लोग लद कर जा रहे थे और उनके लिए कोई स्पेस नहीं थी। दे वर टू डिस्कवर, उन्हें अपने ही देश में एलियन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। वहाँ जहाँ पर उनके जितने भी पूर्वज हैं इतने सालों से रह रहे हैं, आज उन्हें वहाँ पर एलियन माना जा रहा है। इसीलिए वॉयलेंस जो है, और धीरे धीरे पता नहीं कैसे हिंदू और मुसलमान में ऐसे पार्टीशन तो हो ही रहा था और एकदम से वॉयलेंस शुरू होने लग गया, और वो वॉयलेंस कंट्रोल में भी नहीं रहा, सब लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, ठीक है। दोनों साइड की माइनॉरिटीज़ जो थी उनके पास कोई घर नहीं था, और कुछ ही चंद घंटों में उन्हें जो है एकदम से इन्फॉर्मेशन आई और एकदम से उन्हें बस भाग के जाना पड़ा। चैलेंजेस ऑफ रेफ्यूजी और रीसेटलमेंट, अब लोग भाग कर चले तो गए, लेकिन उनको क्या चैलेंज फेस करने पड़े। 1947 पहली बात तो अनप्लान्ड था। अब एकदम से आपको इन्फॉर्मेशन आई कि अब खड़े हो जाओ, जल्दी से आपको ये देश छोड़ के जाना है। हाउ वुड यू फील, और जगह भी नहीं है ट्रेन्स वगैरह में, कैसे जाओगे, क्या करोगे, यू डोंट नो, और अगर आप यहाँ रहेंगे आपको मार दिया जाएगा। दैट वाज द सिचुएशन ऑफ दोज पीपल। और फिर जब वो ऐसे आ रहे थे, दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ से जो है
किलिंग्स हो रही थी। अब बॉर्डर तो डिफाइंड था, लेकिन ये चीज़ लोगों को थोड़ी पता थी कि कौन सा कितना बॉर्डर है ना। तो वो लोग इतनी ज़्यादा किलिंग एट्रॉसिटीज़ का मतलब होता है बेसिकली अनप्लेजेंट सीन। तो इतना सब कुछ भयानक चीज़ें हो रही थी। वो अपने नए बॉर्डर में बिना किसी खाने पीने पैसे वगैरह कैसे रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता। बस उन्हें यूँ था कि अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। और भागते भागते उस जर्नी में, जैसे मान लो कुछ लोग ट्रेनों पे लद कर जा रहे हैं, कई सारों को मारा जा रहा था, अटैक किया जा रहा था, वुमेन्स को रेप किया जा रहा था। द सिचुएशन वॉज वर्स्ट। और कई फैमिली तो अपने घर की औरतें को घर पर भागने से पहले ही मार कर जा रहे थे इन द नेम ऑफ फैमिली ऑनर, कि क्या पता रास्ते में अगर साथ छूट जाए या कुछ भी हो जाए, अगर किसी ने रेप कर दिया तो मतलब दे डिड नॉट वांटेड सच अ सिचुएशन, इसीलिए वो घर पर ही उनको मार कर जा रहे थे। लोग कंफ्यूज थे कि अब ये जो एम्प्लॉयज़ है गवर्नमेंट के, जैसे इतने सारे गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए लोग भी जा रखे थे, है ना, अब मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो अब उनमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई। यानी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं अब वो भी बढ़ जाएंगे। ये जो रेलवेज़ हैं, अब आप ही सोचो, ये जो ट्रेन है इसको क्या पता ये पाकिस्तान की रहेगी या इंडिया की रहेगी, ये किसने डिसाइड किया, है ना। तो इनको भी डिवाइड किया गया। फिर ये एस्टिमेट, ये अंदाज़ा लगाया कि पार्टीशन में लगभग 80 लाख लोगों को इधर से उधर चंद घंटों में ट्रैवल करना पड़ा। और उसी के दौरान 5 से 10 लाख लोगों को मार दिया गया। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। मैंने प्रिंसली स्टेट्स आपको बताया क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी इनको मिलाना। अब ये मना तो कर रहे थे कि नहीं भाई, हमने बहुत साथ दे लिया पहले ही इंडिया का, अब हम साथ नहीं देंगे, अब फाइनली आज़ादी मिल गई है, हम वी नो लॉन्गर वॉन्ट टू स्टे विद इंडिया। उनका ऐसा कहना था। वो मतलब अब पैसों में भी रिच थे, बाकी स्टेट्स से तो रिच थे ना, तो वो सोचते थे कि इन गरीब स्टेटों के साथ हम क्यों फंस कर मर रहे हैं, हम अपनी अलग नेशन, अलग वो देश बनाएंगे। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज़ कर रही थी इंडिया के साथ आने के लिए। अब जो इधर है, ओके, प्रॉब्लम, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। ठीक है, इवन उनको जो है ब्रिटिशर्स जो है ऑप्शन छोड़ के चले गए कि ये आपकी मर्ज़ी है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है इंडिपेंडेंट रहो, आपको इंडिया ज्वाइन करना है आप इंडिया ज्वाइन कर लो, आपको पाकिस्तान रहना है आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, तीनों में से जो करना है वो आपकी मर्ज़ी है। वो ऐसे टाइप की चॉइस छोड़कर चले गए। और फिर क्या हुआ, सबसे पहले तो ट्रेवनकोर, जैसे मतलब केरला के आसपास वाला एरिया है ये, ठीक है। तो इसके जो ट्रेवनकोर जो पहले जाना जाता था जिस नाम से, वहाँ के रूलर ने सबसे पहले मना किया और सबसे पहले अनाउंस कर दिया कि हम तो जी इंडिपेंडेंट रहेंगे, हमें ना इंडिया के साथ मिलना ना पाकिस्तान के साथ मिलना। फिर हैदराबाद के निज़ाम यानी एक रूलर को इस टैग से बोलते थे, इस नाम से बोलते थे। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, सिमिलर अनाउंसमेंट कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, अगले ही दिन उन्होंने भी कर दी। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। इनको बोला जाता है ही इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब क्यों, ये आप भी अग्री करेंगे इनके बारे में जानने के बाद। तो ये हमारे देश के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे। ठीक है, और ये मेजर लीडर थे दो फ्रीडम मूवमेंट्स के, जो आफ्टर द खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुई थी मूवमेंट, और एक बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुई थी ये मूवमेंट। इसके जो है ये लीडर रह चुके थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के दौरान अब जितनी भी, अब मैंने बोला 565 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, इन सारी प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा करने का जिम्मा इन्होंने ही साफ उठाया है। इसीलिए इन्हें आयरन मैन बोला जाता है, क्योंकि लिटरली इमेजिन, एक दो स्टेट को कन्विंस, पूरी स्टेट को कन्विंस नहीं कर रही है, ये लिटरली 565 स्टेटों को कन्विंस करके इन्होंने मिलाया। ठीक है,
ओके सो तो वो नहीं चाहते थे कि इंडिया ऐसे बढ़ जाए, ठीक है। तो उन्होंने सारी जो स्टेट्स है, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनको ऑफ़र किया, समझाया, और समझाने मतलब बेसिकली समझाया, ऑफ़र किया कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे एक एज़ अ होल स्टेट। क्या पता आप इतने से रह जाओगे जब, तो हो सकता है कई सारे, जैसे मान लो पाकिस्तान आप पे अटैक कर ले, पाकिस्तान तो छोड़ो, पाकिस्तान भले ही ना करे, लेकिन ये यूएसए, रशिया, ऐसे टाइम पे वहाँ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, राइट। तो हो सकता है वो आप पे ऐसे कब्ज़ा कर लें, ये कर लें, तो उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उनको थोड़ा बताया गया और एक साथ मिलाया गया, ठीक है। लेकिन सारी मिला दी उन्होंने, लेकिन मेजर चैलेंज उन्हें 3 स्टेट्स ने दिया, जिनका नाम था हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ठीक है। अब इंडियन फोर्सेस जो है वो हैदराबाद और जूनागढ़ को फिर भी इंडिया में मिलाने में सक्सेसफुल रही, लेकिन मेजर प्रॉब्लम आई कश्मीर के साथ, और कश्मीर को ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी मिला तो लिया, बट उतने प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अभी तक जब मोदी सरकार आई उसके बाद ही उनकी जो है आर्टिकल 370 को अबॉलिश करके जो है जम्मू कश्मीर को भी अपने साथ प्रॉपरली कर लिया था, है ना। उससे पहले तो एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जैसे कोई भी कुछ भी लॉ लागू करना है, कुछ भी करना है, पहले जम्मू कश्मीर से पूछना पड़ता था, है ना। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ कश्मीर में हार गए थे, वरना इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने इकट्ठा कर ली गई थी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल तो जोड़ना चाहते थे, लेकिन जो 2 नेशन थ्योरी को अपोज़ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके कुछ अलग ही विचार थे, और उन्हीं की वजह से कश्मीर प्रॉपरली नहीं हो पाया, ठीक है। अब कुछ मतलब उनका भी काफ़ी हाथ था कि कश्मीर क्यों नहीं हो पाया, और कुछ अलग रीज़न से कि कश्मीर क्यों प्रॉपरली इंडिया के साथ उस टाइम पे नहीं हो पाया। लेकिन कुछ भी कहो, अब एक कश्मीर ही तो रह गया। उन्होंने सोच के देखो 565 प्रिंसली स्टेट्स थी, इतनी सारी स्टेट उन्होंने अपने इंडिया में मिलाई, वरना आज के टाइम पे पूरा बिखरा भारत होता, और फिर ये भारत जितना आज स्ट्रॉन्ग है उतना नहीं होता। तो ये सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से पॉसिबल हो पाया। इसीलिए आज भी उन्हें इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से हाईली हाईलाइट करते हैं, विच इज़ नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट टाइप के उनका कैरेक्टर था, एंड एवरीवन प्रेजेस हिम। अब आते हैं हम पहले हैदराबाद की स्टडी पर, कि हैदराबाद थी वो कैसे मिली इंडिया के अंदर, ठीक है। हैदराबाद प्रिंसली स्टेट्स में लगभग सबसे बड़ी कह लो, मतलब बहुत बड़ा सा एरिया था, ठीक है। और जो है इंडिया का, मतलब ऐसे अगर एकदम से हैदराबाद चला गया मान लो, तो बिल्कुल खोखली सी, क्योंकि बड़ा बीच का सेंटर का एरिया था इंडिया का, ठीक है। इनको रूल करते थे, जिनको टाइटल दिया गया था निज़ाम के तौर पर, निज़ाम बोलते थे उन्हें, ठीक है। और वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी में से एक थे। निज़ाम जो थे वो नहीं चाहते थे कि हम इंडिया के साथ मिले, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। उन्होंने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट भी साइन किया। अब ये सारी चीज़ें यू हैव टू लर्न, आप इसे लर्न की बजाय कोई और टेक्निक इसकी नहीं है, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट थी इंडिया के साथ, उसको साइन किया कि हाँ अब से वो इंडिपेंडेंट रहना प्रेफर करेंगी, ठीक है। अब अब क्या हुआ, लेकिन लोग जो हैं वो निज़ाम के ख़िलाफ़ हो गए हैदराबाद के। वो नहीं चाहते थे कि वो एक इंडिया, मतलब वो चाहते थे कि बेसिकली वो इंडिया के साथ जोड़ लें, ठीक है। इंडिया उन्हें भी जोड़ लें, हैदराबाद को भी अपने साथ जोड़ लें, लेकिन निज़ाम उनका रूलर का कुछ और ही कहना था। इसलिए जो लोग थे तेलंगाना के, उन्होंने सभी लोग निज़ाम के ख़िलाफ़ ऐसे दंगे वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें करने लग गए। अब निज़ाम ने भी उनको इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अपनी एक पैरामिलिट्री फ़ोर्स को भेजा, इनको रोकने के लिए। लेकिन जो है बात
हाथ से निकले ही जा रही थी, लोग भी नहीं मान रहे थे और निज़ाम भी अपनी मिलिट्री फोर्स से नहीं मान रहा था। और फिर क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की है उसको आर्मी भेजकर हैदराबाद में आर्मी भेजनी पड़ी ताकि सिचुएशन को हैंडल कर लिया जाए। और सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी निज़ाम की फ़ोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए चली गई और कुछ ही दिनों के बाद निज़ाम ने सरेंडर कर दिया और हैदराबाद ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट केस स्टडी कम्स मणिपुर की। ठीक है, मणिपुर के महाराजा जिनका नाम था बोध चंद्र सिंह, उन्होंने भी साइन करा एक एग्रीमेंट जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ठीक है, कि मणिपुर जो है अपना जो है राज मेंटेन रखेगा। ठीक है, आप जैसे चाहते हो कि मिल लें, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, हाँ हम ऊपर से तो आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी हम मणिपुर में जो है महाराजा अपना राज करेंगे। ठीक है, ऐसे टाइप का उन्होंने अग्रीमेंट साइन कर दिया, लेकिन वही पब्लिक नहीं मानी। तो पब्लिक के प्रेशर की वजह से महाराजा को इलेक्शंस रखवाने पड़े मणिपुर में जून 1948 में। मणिपुर पहला पार्ट था इंडिया का जिसने इलेक्शंस होल्ड करे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ, यानी 18 अबव में कि जितने भी लोग हैं वो सब वोट कर सकते हैं। ठीक है, पहले इलेक्शंस ऐसे रखवाए। और जो स्टेट है कांग्रेस, वो चाहती थी कि मणिपुर को जो है एक साथ अपने ले लें, लेकिन दूसरी जो पार्टीज़ हैं वो उसे अपोज़ करती थी, क्योंकि अब पार्टीज से एक दूसरे को अपोज करती हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती थी मणिपुर भी साथ आ जाए, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सक्सीड हुई सितंबर, अब लोग भी नहीं मान रहे थे मणिपुर के भी, तो सितंबर 1949 में मणिपुर को भी जो है मणिपुर के साथ उन्होंने अग्रीमेंट साइन कर लिया कि अब मणिपुर जो है इंडिया के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, रिकग्निशन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट थर्ड चैलेंज, अब पहली चीज़ हमने पार्टीशन जान ली, दूसरी चीज़ हमने इंटीग्रेशन जान ली, अब दूसरे इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब तीसरी चैलेंज हम जानेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कैसे हुआ। ठीक है, नागपुर अब 1920 में जब तक इंडिपेंडेंस हमें नहीं मिली थी तो इतने सारे ऐसे जो है स्पीचेस वगैरह दी जाती थी। ठीक है, तो एक नागपुर का सेशन हुआ, कांग्रेस पार्टी ने करा 1920 में, और उधर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उन्होंने लोगों को बताया, लोगों को प्रॉमिस सा किया कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद लैंग्वेज के आधार पर आप सभी की मांगे, आप सभी के स्टेट्स को बना दिया जाएगा। स्टेट आपको एक प्रॉपर स्टेट के नाम से जाना जाएगा आपकी लैंग्वेजेस के आधार पर बंटने के बाद। लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिली तो वो अपना प्रॉमिस भूल गए, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। ठीक है, दिस डिसीजन मतलब ये जो है अब लोग भड़क गए, प्रॉमिस उन्होंने जब फुलफ़िल नहीं किया तो जितने भी लोकल लीडर्स थे, अब लोकल लीडर्स तो आवाज़ उठा ही देते हैं, और जो लोग थे वो सारे भड़क गए। प्रोटेस्ट होने लगे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, कर्नाटका में, यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट होने लगे। पोटी श्रीरामुलु एक कांग्रेस लीडर थे और एक गांधी प्रिंसिपल को फॉलो करने वाले थे कि नॉन वायलेंस से वो है जो है प्रोटेस्ट वगैरह से अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वो एक इनडेफिनाइट फास्ट, यानी जब तक उनकी मांग पूरी नहीं रहेगी वो भूखे प्यासे रहेंगे। ठीक है, तो इस फास्ट के कारण इसके कारण क्या हुआ, उनकी जो डेथ हो गई, 56 डेज़ तक वो भूखे रहे, इस हड़ताल पे रहे, भूख हड़ताल पर रहे, लेकिन डेथ जो है उनकी हो गई, पर उनकी स्टेट जो है आंध्र रीजन को नहीं इंडिपेंडेंस नहीं मिली, मतलब इंडिपेंडेंस को क्या एक अलग स्टेट नहीं बनाया गया। इसके कारण, इनकी डेथ के कारण लोग बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से भड़क गए गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, और कई सारे लोग स्ट्रीट्स पर आ गए, घायल हो रहे, और इवन कुछ लोगों की जान जा रही जब पुलिस फायरिंग कर रहे, लेकिन लोग भी नहीं मान रहे और सरकार भी नहीं मान रही। आखिरकार जो प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अनाउंस किया कि आंध्र को हम सेपरेट स्टेट घोषित करते हैं इन दिसंबर 1952। और फिर ये देखकर कि आंध्र प्रदेश को अपनी जो है मिल गई, रिकग्निशन मिल गई, तो दूसरी स्टेट्स भी अपना जो है प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट किया, पूरी कमीशन लोगों को अपॉइंट कर करके ऐसी एक कमीशन बनाई पूरी 1953 में। और अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि स्टेट्स के आधार पर लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाएगा। और फिर कितनी बनाएंगे अब ये स्टेट और कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा उनके दिमाग में क्वेश्चंस आए। और फिर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो 1956 में पास किया गया और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज उसके कारण बना दी गई। ठीक है, अब क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये सब आपको रट्टा लगाना है कि महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बॉम्बे से अलग किया गया और फिर जो है महाराष्ट्र गुजरात बने। ठीक है, मतलब बॉम्बे से अलग क्या, मतलब बॉम्बे में से बने थे गुजरात और गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में। 1966 में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाए गए। मेघालय असम से निकाला गया, मतलब कार्व आउट किया और 1972 में घोषित कर दिया गया एक सेपरेट स्टेट। मणिपुर और त्रिपुरा को भी 1972 में बनाया गया। मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश 1887 में हुए 1987 और नागालैंड को तो मतलब और कुछ टाइम पहले 1963 में घोषित कर दिया गया था। और 3 स्टेट्स थी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इन्हें बनाया गया 2000 में। ठीक है, और तेलंगाना जो थी उसको स्टेट घोषित किया 2 जून 2014 में, यानी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तेलंगाना को बने हुए। तो बेसिकली आप जानेंगे कि 3 चैलेंजेस थे और ये 3 चैलेंजेस ने पूरे चैप्टर को कवर अप कर दिया।